हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चुनमिंग ओरिजिन एनर्जी पिल को लेकर अपने सेक्ट वापस आता है, जहां पर उस पिल के बारे में जानने के बाद तो सेक्ट लीडर और एल्डर्स का फेस देखने लायक होता है। अब लगे हाथ सेक्ट लीडर इस पिल को बनाने के मैनुअल को चेक करने के बाद इसे बनाने का ऑर्डर देते हैं, जिस पर मेडिसिनल हॉल के एल्डर बोलते हैं कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इस पिल को बनाने के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इकोनॉमी एजेंसी लीडर बोलते हैं कि यार हमारा माउंट और सेक पहले की तरह इतना ज़्यादा भी गरीब नहीं रहा, तो फिर तुम हमें कम से कम एक मोटा मोटा अमाउंट तो बता ही सकते हो। अब हमारे मेडिसिनल हॉल एल्डर अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसके आंकड़े सुनने के बाद तो एजेंसी लीडर का माथा ही खनक जाता है। वो चिल्लाकर सेक लीडर से बोलते हैं कि यार जल्दी से इस मेथड को यहाँ से फेंको, ये कोई ट्रेजर नहीं बल्कि एक कर्ज है। जरूर ये सब कुछ उस मेडिसिन इमोर्टल की एक चाल होंगी, तभी उनकी पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चुनमिंग उन्हें लाइटनिंग क्रिस्टल देता है। अब वो सभी इंग्रेडिएंट्स को जमा करने की जिम्मेदारी इवनहा मर्चेंट गिल्ड को देते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये मर्चेंट गिल्ड भी इस काम को करने में फेल हो चुका है। एल्डर हुआंग बताते हैं कि साउदर्न बीच रीजन के लोगों ने सेंट्रल प्लेन्स के लोगों के लिए एंट्री को ब्लॉक कर दिया है, जिस वजह से वहां पाए जाने वाली इंपीरियल हर्ब को ये लोग लाने में फेल हो गए हैं। चुनमिंग गुस्से से आग बगूला होते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। मैं खुद साउदर्न बीच रीजन में जाकर के उस इंपीरियल हर्ब को हासिल करूंगा। मैं भी देखता हूँ कि कौन सा माइकल लाल मुझे रोकने की कोशिश करता है। फिर कुछ देर की बहस के बाद सेक्ट लीडर चुनमिंग और उसके साथियों को साउदर्न बीच रीजन में जाने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन उन लोगों की सेफ्टी को मेक श्योर करने के लिए उन्हें एक एक ओरिजिन पिल को खिलाया जाता है। लेकिन हमारा चालाक चुनमुन अपनी एक्टिंग स्किल्स को शो करवाते हुए सेक्ट लीडर से और 5 ओरिजिन पिल्स को ले लेता है, जिसके बाद हमारे सेक्ट लीडर का चेहरा तो उदासी से भर गया होता है। फिर हम देखते हैं कि उन लोगों के सफर के लिए यूनहा मर्चेंट गिल्ड के यंग मास्टर ने एक बढ़िया सी सवारी का इंतजाम किया होता है, जिस पर सवार होकर वो सभी सौदर्न बीच रीजन की तरफ निकल जाते हैं। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि उन लोगों का कैरेट जंगलों के बीच से गुजर रहा होता है। वो रास्ते में आने वाले इन्हा मर्चेंट गिल्ड के ब्रांच पर अपने थके हुए घोड़ों को चेंज करवाते हैं और फिर ऐसे ही अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। सीनियर चुनबाइक अपने साथियों से बोलते हैं कि यार हमें आगे रास्ते में आने वाले बैगर साइड की ब्रांच पर रुकना चाहिए, ताकि हम साउदर्न बीच रीजन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। अब जबकि शॉर्ट ग्रेवयार्ड वाले इंसिडेंट के बाद से हमारे उनके साथ ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, तो फिर ये हाई पॉसिबिलिटी है कि हमें उनके पास से कोई काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जॉन्ग बोलता है कि नहीं सीनियर, साउदर्न बीच रीजन वालों ने तो सेंट्रल प्लेन के साथ में अपने कनेक्शंस को सालों पहले कट कर दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास से हमें कोई काम की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। सीनियर चुनबाइक बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन मैंने सुना है कि साउदर्न बीच रीजन के लोग कई सारी एक्सटर्नल मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करते हैं। अगर हम इन टेक्निक से रिलेटेड नॉलेज को पहले ही बैगर सेक्स से हासिल कर लेते हैं, तो फिर ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। वही लेटा हुआ चुनमिंग बोलता है कि यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भले ही वो अपनी टेक्निक का यूज़ करते हुए बीस्ट को समन करे या फिर भूत को। हमें फाइट करने से पहले बस ये पता लगाना है कि वो लोग कितने स्ट्रांग है। जोगिल बोलता है, जितना मैंने सुना है उस हिसाब से तो टॉप 5 ऑटर प्लेसेस हमारे मुरीम के टॉप 10 ग्रेट सेक्ट के बराबर पावर को होल्ड करते हैं। सीनियर चुनबाइक भी एग्री करते हुए बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारी ये बात पास्ट के हिसाब से बिल्कुल सही थी, लेकिन प्रेजेंट चेंज हो चुका है, क्योंकि डिमोनिक कल्ट ने इन पर अटैक करके इन्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि इतने कम टाइम में ये लोग अपनी पावर्स को कम्प्लीटली रिकवर कर पाएंगे। चनम्यूंग भी बताता है कि यार ये लोग बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि डिमोनिक कल्ट का फर्स्ट टारगेट सेंट्रल प्लेन्स नहीं बल्कि आउटर प्लेसेस थी, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि अगर वो डायरेक्टली सेंट्रल प्लेन्स पर अटैक करते हैं तो फिर उन्हें सपोर्ट कर रहे पांचों आउटर प्लेसेस इन पर धावा बोल देंगे। सिर्फ आइस प्लेस, जो कि इन सभी चीज़ों से काफ़ी दूर मौजूद होने की वजह से बच गया। बाकी सभीयों में से तो किसी ने घुटने टेके और किसी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इस वॉर के दौरान काउंटलेस लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, तो ये इम्पॉसिबल है कि वो लोग कुछ 100 साल के अरसे में अपने आप को रिकवर कर पाए होंगे। अब वो लोग ऐसे ही अपनी बातों को कंटिन्यू किए होते हैं कि तभी चुनमिंग ड्राइवर से बोलता है कि हे, क्या तुम खाने के लिए कुछ टाइम गाड़ी को रोक सकते हो। ड्राइवर साहब बोलते हैं कि सर, बहुत जल्द हम एक विलेज में पहुंच जाएंगे। चुनमिंग बोलता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम गाड़ी को यहीं पर ही रोक दो। फिर वो कैरेज से नीचे उतरते हुए अपने साथियों से बोलता है कि बाहर आओ, मुझे तुम लोगों से कुछ काम है।
अब वो सभी अपने कैरेज से बाहर आ जाते हैं। चुनबाइक बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुमने हमारे कैरेज को ऐसे बीच अदर रास्ते पर क्यों रुकवा दिया? चुनम्योंग बोलता है, सीनियर, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुमने सॉर्ड ग्रेवयार्ड में मेरी कितनी मदद की थी? अब ऐसे सवाल को सुन चुनबाइक गहरी सोच में पड़ जाता है। वो बोलता है कि यार, मैं ये एडमिट तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लीटली एक बर्डन था। वो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए बोलता है कि यार, चुनमिंग काफी कम टाइम में बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा है। फ्यूचर में आने वाली चीजें और भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। हम लोग हैं जो कि उसके साथ रहने के बाद भी उसे कैच नहीं कर पा रहे। चुनमिंग बोलता है कि ये बात 100% श्योर है कि यूनान सॉर्ड ग्रेवयार्ड से ज्यादा डेंजरस है, इसलिए अगर तुम लोग अपने इसी लेवल पे रहते हो तो फिर बात तुम्हारी जान पर भी आ सकती है। चुनबाइक बोलता है, लेकिन तुम तो ये अच्छे से जानते हो कि इतने कम टाइम में अपने मार्शल आर्ट को इम्प्रूव करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। चुनमिंग बोलता है कि नहीं, तुम लोगों ने ओरिजिन एनर्जी पिल को खाया है, तो अगर तुम इसे प्रॉपरली डाइजेस्ट करते हो तो ये तुम्हारे लिए पॉसिबल हो सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि तुम अपनी करंट कंडीशन से 2 गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हो। चुनबाइक हैरान हो गया होता है। वो पूछता है, क्या तुम सीरियस हो? चुनमिंग बोलता है कि हाँ। क्या तुमने मुझे आज से पहले कभी झूठ बोलते हुए सुना है? चुनबाइक बोलता है कि हाँ, कई बार। चुनमिंग बोलता है कि ठीक है, ऐसा समझ लो कि इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चुनबाइक एक्साइटेड होते हुए बोलता है, तो क्या तुम सच में इस बार सच बोल रहे हो? क्या तुम्हारे पास सच में कोई ऐसा सीक्रेट मेथड है? मुझे लगता है कि तुम हमें कोई सीक्रेट एनर्जी सर्कुलेटिंग टेक्निक को सिखाने वाले हो, है ना? मैं तुम्हें पहले ही ये बता दूं कि मैं स्ट्रांग बनने के लिए किसी भी किस्म के टॉर्चर को सहने के लिए तैयार हूँ। चुनमिंग बोलता है कि वाओ, ये तो काफी अच्छी बात है। क्या तुमने कभी एक्यूपेशन मसाज के बारे में सुना है? चुनबाइक बोलता है कि हाँ, मैंने सुना है। इस ट्रीटमेंट के अंदर हम पर्सन की ब्लॉक हुई एनर्जी को रिलीज करने के लिए उसके एक्यूपेशन पॉइंट्स के ऊपर हिट करते हैं। वैसे तुम अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो? तभी उन सभी को रियलाइज होता है कि उनके साथ में चुनयुंग अब क्या करने वाला है। वो बोलता है कि सीनियर्स, अब तक तो आप सभी ये समझ ही गए होंगे कि ये ट्रीटमेंट किस किस्म का होने वाला है। मैं आप लोगों को पहले ही ये कंफर्म कर दूं कि मैं अपने ट्रीटमेंट के दौरान किसी भी इमोशन का यूज नहीं करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसे अपने छोटे से जूनियर की तरफ से एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे। फिर सीन चेंज होकर के वुडोंग सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्ट लीडर एल्डर सैन से बोलते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब जबकि सॉर्ड ग्रेवयार्ड में कुछ था ही नहीं, तो फिर इस चीज के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं किया जाएगा। वैसे भी ये बात बिल्कुल सही है कि लालच हमेशा से ही हमें तबाही की ओर ले जाती है। हमारे पास इतना कुछ होने के बाद भी हम दूसरी चीजों को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो अच्छी बात है कि हमें ज्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। मेरी इस बेवकूफ़ी के लिए मुझे भी माफ करना। एल्डर सैन हमारे सेक्ट लीडर की बातों को चुपचाप सुने जा रहे होते हैं। तभी सेक्ट लीडर पूछते हैं, मैंने सुना है कि उस माउंट ऑसाइड के डिवाइन ड्रैगन ने तुमसे टक्कर की फाइट की थी, क्या ये बात सच है? एल्डर बोलते हैं कि हाँ, वो बच्चा एक रेयर टैलेंट है। मैं ये जानता हूँ कि अगर हमारी फाइट कंटिन्यू रहती तो मैं जीत जाता, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी फाइट कब तक चलती। सेक लीडर बोलते हैं, तो क्या हम तुम्हारी फाइट को एक ड्रॉ कंसीडर कर सकते हैं? एल्डर बोलते हैं कि हाँ। सेक लीडर भी अब सोच में पड़ गए होते हैं कि यार, ये चुनमिंग तो काफी ज्यादा रेड जीनियस है। वो एल्डर से बोलते हैं कि ठीक है, हम उसे उसके हाल पर ही छोड़ देते हैं। एल्डर बोलते हैं, क्या ये सच में ठीक रहेगा? सेक लीडर बोलते हैं कि हाँ। भले ही पास में माउंट ऑसेक्ट हमें सरपास करने के काफी क्लोज था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम पर ऐसा कुछ हो पाएगा। मैं उस बच्चे की एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मगर किसी भी जीनियस के ग्रो होने की एक लिमिट होती है। भले ही वो माउंट ऑसेक्ट में कितना ही कुछ चेंज करने की कोशिश क्यों ना कर ले, एट द एंड वो थक हार कर पीछे हट जाएगा। इस दुनिया में कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम अकेले कंप्लीट नहीं कर सकते। अब अगर आप लोगों को याद हो तो इस बात को हमारा चुनमुंग पिछले पार्ट में ही समझ चुका था, इसलिए वो अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाने की कोशिश कर रहा है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए एल्डर बोलते हैं कि सेक लीडर, वो बच्चा बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। ना सिर्फ उसकी मार्शल आर्ट, बल्कि उसकी डिसीजन लेने की स्किल भी बहुत ही जबरदस्त है। आप उसे हल्के में ना ही ले तो अच्छा होगा। सेक लीडर बोलते हैं कि एल्डर, लगता है कि उस बच्चे ने तुम्हें इम्प्रेस कर दिया है। एल्डर बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि वो बच्चा हमारे सेट का फ्यूचर सेट लीडर बनने के लायक है। अब ये सुन हमारे सेट लीडर भी सीरियस हो गए होते हैं। वो सोचते हैं कि यार, आज एल्डर सैन को हुआ क्या है। वैसे तो वो अपने सेट के डिसाइपल्स को ज्यादा प्राइज नहीं करते, लेकिन देखो, आज वो एक बाहरी सेट के डिसाइपल को अपने सेट का सेट लीडर बनने के लायक समझ रहे हैं। ये तो एक एल्डर की इमेजिनेशन के बिल्कुल ही बियॉन्ड है। क्या सच में वो बच्चा इतना ज्यादा गुड है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा कुछ अचीव कर पाएगा। वो सिर्फ अपने टैलेंट के साथ माउंट ऑसाइड की गिरी हुई रेपुटेशन को दोबारा से रिस्टोर कर सकता है। क्योंकि एक सेट को राइज करना इतना आसान भी नहीं होता। जब कई सारे स्किल्ड लोग एक साथ कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, तब जाकर के एक सेट राइज होता है।
एल्डर वहां से जाते हुए बोलते हैं, सेक्ट लीडर क्या होगा अगर आपके बताए हुए सारे पॉइंट उस बच्चे को पहले से ही पता हो तो। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, भले ही वो बच्चा कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो। एक्सपीरियंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कि किसी पिल को खाकर हासिल कर लिया जाए। वैसे तो यहाँ पर सेक्ट लीडर की बातें बिल्कुल ही सही है, मगर हमारा चुनमिंग इन सभी बातों के लिए एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वो पहला इंसान है जो कि अपनी लाइफ में रिइंकार्नेट हुआ है। फिर हमें चुनमिंग की साइड को दिखाया जाता है जहाँ पर उसने अपने सभी साथियों की पीट पीट कर हालत खराब कर दी होती है। हम जॉन्ग को देखते हैं जो कि जागते हुए बोलता है कि अरे मैं सो कैसे गया था। फिर हमें कुछ टाइम पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन्ग जख्मी जोगुल को अपनी गोद में लिए चुनमिंग पर चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है कि मॉन्स्टर कहीं के, आखिर तुम किसी इंसान को इतने बुरी तरीके से कैसे पीट सकते हो। चुनमिंग एक्टिंग करते हुए बोलता है कि यार क्या कह रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जरा जोर से कहो। जॉन्ग चिल्लाकर बोलता है कि कमीने कहीं के, तू तो सच में एक डेविल है। चुनमिंग उस पर भी अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, अब जबकि तुमने मुझे डेविल कह ही दिया है तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी खातिरदारी कर देता हूँ। प्रेजेंट टाइम में हम जॉन्ग को देखते हैं जो कि बोलता है कि अच्छा तो मैं उस डेविल की खातिरदारी की वजह से सोया था, नहीं इसे सही मायनों में बेहोश होना कहेंगे। वो आसमान की तरफ देख बोलता है कि सुबह होने वाली है और हमें फिर से उस मॉन्स्टर के हाथों पिटना पड़ेगा। ऐसी बात भी नहीं है कि मैं ट्रेनिंग को स्किप करना चाहता हूँ, लेकिन ये कुछ हद से ज्यादा ही हो गया। तभी उसकी नजर साइड में बैठे जोगिल पर पड़ती है। वो पूछता है कि जोगिल क्या तुम ठीक हो। जोगिल रोते हुए बोलता है कि सीनियर ये मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जॉन्ग परेशान होते हुए पूछता है कि जोगिल कहीं तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लग गई। जोगिल बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी इंटरनल एनर्जी वो अब पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। जॉन्ग अजीब सा फेस बनाकर सोचता है कि यार अब इसमें रोने वाली बात क्या है, तो वही रोने वाली बात हमारा जोगिल बताता है। वो बोलता है कि यार मेरी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है और तो और मेरे सारे जख्म भी हील हो रहे हैं, यानी कि चुनमियों का श्रापित तरीका मेरे ऊपर काम कर रहा है। वो रोते हुए बोलता है कि सीनियर मैं इस ट्रेनिंग को और ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अब ये देख हमारा जंग भी अपनी इंटरनल एनर्जी को चेक करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि यार इसके ऊपर भी वो तरीका काम कर रहा है। अब ये जानने के बाद तो वो भी बिल्कुल हेल्पलेस तरीके से जमीन पर बैठ जाता है। अब जोगिल रोते हुए बोलता है कि यार मेरी हड्डियां टूट जानी चाहिए थी, जिसका बहाना लेकर मैं कम से कम इस ट्रेनिंग से तो बच जाता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी कर्स बॉडी दोबारा से हील हो रही है। ये सब कुछ बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। चुनबाइक वहां आकर बोलता है कि यार मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं सोचूं क्या। इसे एक्यूपेशन मसाज नहीं बल्कि मारपीट करने का सेशन कहा जाना चाहिए। सबसे बेकार बात तो यह है कि ये हमारे ऊपर करामत साबित हो रहा है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि इस जैसी ट्रेनिंग एग्जिस्ट कर सकती है। जॉन्ग अपने सीनियर के सूजे हुए चेहरे को देख बोलता है कि सीनियर मुझे नहीं लगता कि आप रिकवर कर रहे हो, आखिर उस मॉन्स्टर ने आपको कितना पीटा होगा जो कि आपकी ऐसी हालत हो गई। तभी वहां चुनम्योंग कैरेज से बाहर आते हुए बोलता है कि यार इतनी पटर पटर किसने मचा रखी है। चुनमाइक बोलता है कि हम लोग अपनी करंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पर हमारी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है। चुनमिंग बोलता है ओह ऐसी बात है, लगता है कि मेरी मेहनत रंग लाई। वो लोग सोचते हैं कि अच्छा तो इसने मेहनत की थी और हमने मार खाई है। चुनमाइक बोलता है अब जबकि रिजल्ट हमारे सामने है तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन मैंने सुना है कि एक्यूपेशन मसाज के अंदर हम लोगों के रुके हुए ब्लड को दोबारा से फ्लो करवाने में उनकी मदद करते हैं। चुनमिंग बोलता है कि तुम लोग सही बोल रहे हो, ये एक्यूपेशन मसाज नहीं है। चुनमाइक बोलता है कि फिर ये क्या था। चुनमिंग बोलता है कि सिंपली मैंने तुम लोगों को पीटा है। अब सीनियर को तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं होता। वो बोलते हैं कि जोगिल मुझे छोड़ो, इस दुनिया की शांति के लिए मुझे इस डीमन के इनकारनेशन को खत्म करना ही होगा। फिर कुछ टाइम बाद शांत होकर के बोलते हैं कि ठीक है ये मान लेते हैं कि तुम्हारा मारपीट का सेशन था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम इससे स्ट्रांग कैसे हो रहे हैं। चुनम्यूंग अपने सीनियर की चेस्ट पर टच करके बोलता है कि बताओ मुझे आखिर तुमने इन मसल्स को कैसे हासिल किया। चुनबाइक सिंपली जवाब देता है कि यार ट्रेनिंग करके। चुनम्यूंग बोलता है कि ठीक है फिर मुझे ये बताओ कि ट्रेनिंग करने के बाद तुम्हें मसल्स कैसे हासिल हुए। अब इसका जवाब तो उनके पास नहीं होता। चुनम्यूंग बोलता है कि ये बहुत ही सिंपल है, तुमने अपने मसल्स को डैमेज किया था, यही वजह है कि वो दोबारा से और स्ट्रांग ग्रो हुई। यही सेम चीज तुम्हारे बोन्स पर भी अप्लाई होती है। अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो फिर तुम्हें अपनी बॉडी को डैमेज करना होगा। भले ही ये थोड़ा रेकलेस साउंड कर रहा है लेकिन यही सच है। चुनबाइक बोलता है लेकिन ये तो सिर्फ एक्सटर्नल मार्शल आर्ट्स के लिए अप्लीकेबल होगा। चुनम्यूंग बोलता है अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुम माउंट वॉयसैक में क्या कर रहे थे। क्या तुम्हें याद है जब तुमने फर्स्ट टाइम वुडन शॉट के साथ प्रैक्टिस की होंगी, उस टाइम तुम्हारे हाथ से खून बह रहा होगा, लेकिन अब देखो पूरा दिन लोहे की शॉट पकड़ने के बाद भी तुम्हारे हाथ सही सलामत है।
वो बोलता है कि यार ह्यूमन बॉडी जितना ज़्यादा डैमेज लेंगी उतना ज़्यादा ही स्ट्रांग होगी। बहुत ज़्यादा डैमेज बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर तुम इसे एक लिमिट में लेते हो तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। और यही सेम प्रिंसिपल तुम्हारी इंटरनल एनर्जी पर भी अप्लाई होता है। जैसे जैसे तुम्हारी इंटरनल एनर्जी डैमेज होकर के दोबारा से हील होंगी, वैसे वैसे वो पहले से ज़्यादा ग्रो करती जाएंगी। चुनबाइक बोलता है कि वाह, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि इस जैसा कोई मेथड भी एग्जिस्ट करता होगा। चुनमिंग बोलता है कि हाँ, इस मेथड को एफिशिएंट बनाने के लिए तुम्हारी बॉडी में पहले से ही इंटरनल एनर्जी होना ज़रूरी है, वरना नॉर्मल कंडीशन में तो ये बिल्कुल ही बेकार है। चुनबाइक बोलता है लेकिन हमारी बॉडी में इंटरनल एनर्जी आई कहाँ से? चुनमिंग बोलता है बेवकूफ़ कहीं के, क्या तुम भूल गए कुछ दिन पहले ही तुमने ओरिजिन एनर्जी पिल को खाया था। अब कहीं जाकर चुनबाई को सारा चक्कर समझ आया होता है। वो बोलता है कि अच्छा, तो तुमने जानबूझकर हमारी इंटरनल एनर्जी के प्रेशर पॉइंट पर हिट किया था ताकि वो डैमेज हो जाए और फिर वो दोबारा से रिकवर होकर और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए। चुनमिंग बोलता है कि हाँ। जोंग हैरान होते हुए बोलता है कि वाह, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास भी दिमाग मौजूद होगा। चुनबाइक भी बोलता है कि हाँ, और तो और तुम इसका यूज़ करना भी जानते हो। अब इतनी खतरनाक बेइज्जती सुनने के बाद चुनमिंग उन्हें मनी मन गालियां देने लगता है। फिर हमें बताता है कि उसने इस मेथड को बैटलफील्ड पर डिस्कवर किया था, जहां वो रोजाना फाइट करने के बाद जब जख्मी हो जाता तो रिकवर करने के बाद उसे अपनी इंटरनल एनर्जी में बढ़ोतरी नजर आती। इसी मेथड को सिंपल करके उसने अपने साथियों पर अप्लाई किया है। वो उनसे बोलता है कि अब तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस ऐसा कंसिडर करना है कि तुम लोग मेरे साथ सिंपली स्पैरिंग मैच करने के बाद स्ट्रांग होते जा रहे हो। वैसे भी तुमने आज तक ये बात नहीं सुनी होंगी कि मुझसे कोई स्पैरिंग मैच करते हुए मारा गया। वो दोनों घबराते हुए अपने मन में बोलते हैं कि हाँ हाँ, हमने ये बात इसीलिए नहीं सुनी है क्योंकि मरे हुए लोग बात नहीं करते। सुनबाइक पूछता है अगर हम तुम्हारी इस ट्रेनिंग को कम्प्लीटली इंड्योर कर लेते हैं तो क्या हम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे? चुनमिंग बोलता है कि ऑफ कोर्स। चुनबाइक अपनी शॉट निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, फिर केयरफुल रहना, अब से मैं अपनी रियल शॉट का यूज करने वाला हूँ। चुनमिंग भी खुश होते हुए बोलता है कि हाँ, यही तो मैं चाहता था। फिर वो लोग एक और बार अपनी फाइट को स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग ऐसे ही कंटिन्यूसली दिन के टाइम सफ़र और रात के टाइम ट्रेनिंग करते जा रहे होते हैं। हमारे ड्राइवर साहब बताते हैं कि ये बच्चे पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूसली ट्रेनिंग किए जा रहे हैं। किसी मामूली से मार्शल आर्टिस्ट के लिए तो ये बिल्कुल ही मोर देन इनफ होना चाहिए था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हर एक ट्रेनिंग के बाद ये बच्चे और ज़्यादा एनर्जेटिक कैसे होते जा रहे हैं। मुझे तो अब ये भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी साइड ज़्यादा अमेजिंग है, मारने वाली या फिर मार खाने वाली। हम देखते हैं कि चुनमिंग उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है, यहाँ तक कि वो हमारी ईसीओल को भी नहीं छोड़ता। भाई के पास जेंडर इक्वलिटी का रूल है। वो हमारे चुनबाई के फेस पर लात मारते हुए बोलता है कि बेवकूफ़, अपनी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ पर फोकस करो। फिर लास्ट में बारी आती है जोंग की, जिसके पेट में एक ज़बरदस्त घूसा देता है। हम देखते हैं कि उसने सभी को चारों खाने चित कर दिया होता है। फिर वो वहां से जाते हुए बोलता है कि मेरे वापस आने तक अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करते हुए अपनी बॉडीज को रिकवर करो। चुनबाइक पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? चुनमिंग बोलता है कि मैं सुसु करने के लिए जा रहा हूँ। जोगिल उसको कोसते हुए बोलता है कि कमीने, मैं तुझे ये श्राप देता हूँ कि तू रास्ते में गिर जाए और तेरी नाक फूट जाए। जोंग बोलता है कि यार थोड़ी सी सेंस वाली बात करो, अगर उसके गिरने के बाद कुछ टूटेगा तो वो उसकी नाक नहीं बल्कि ग्राउंड होगा। हम चुनबाई को देखते हैं जो कि बड़ी हैरानी के साथ सोच रहा होता है कि यार चुनमिंग अचानक से सुसु करने के लिए क्यों चला गया। वो अपने साथियों से पूछता है कि यार क्या तुम लोगों ने आज से पहले कभी चुनमिंग को पसीना बहाते हुए देखा है? जोंग बोलता है भले ही वो कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, है तो वो ह्यूमन ही, मगर मैंने उसे कभी पसीना पसीना होते हुए नहीं देखा। जोगिल भी बोलता है कि हाँ, मैंने सॉर्ट ग्रेवयार्ड में भी उसके सर से एक पसीने का बूंद टपकते हुए नहीं देखा था, इसीलिए मैं तो उसे मॉन्स्टर ही कंसिडर करता हूँ। फिर पूछता है कि सीनियर, लेकिन अचानक से तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? चुनबाइक बोलता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर सोचता है कि यार मैंने डेफिनेटली उसके गर्दन पर पसीने के बूंद को देखा था। वो बोलता है कि यार एक ऐसा बंदा जो कि वुडोंग सैक के एल्डर से फाइट करने के बाद भी ज्यादा थका नहीं था, वो आज हमसे फाइट करने के बाद पानी पानी हो गया। ये कैसे हो सकता है? अब ऐसी बात भी तो नहीं है कि सिर्फ एक ओरिजिन पिल खा करके हम वुडोंग सैक के एल्डर के लेवल तक पहुंच जाएंगे। नहीं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने साथियों के साथ कुछ प्लान बनाता है। फिर हम देखते हैं चुनमियों को जो कि घास पर लेटकर बोलता है कि यार आज तो मैं काफी थक चुका हूँ। वो बताता है कि ये एक्यूपेशन मेथड जितना आसान सुनाई देता है उतना है नहीं। इसे परफॉर्म करते वक्त वो अपने साथियों पर उतनी पावर से अटैक करता है जितनी कि वो सह सके।
यानी कि उसे हर एक पर्सन पर डिफरेंट स्ट्रेंथ के साथ में अटैक करना पड़ता है, जो कि उसकी कई सारी माइंड पावर को कंज्यूम करता है। सिर्फ यही नहीं, वो अटैक करते वक्त अपने साथियों के अंदर अपनी इंटरनल एनर्जी को भी इंट्रोड्यूस करवाता है। यही रीजन है कि आज चुनमिंग बहुत ही थक चुका है, क्योंकि वो अपने साथियों को जल्दी हील करवाने के लिए अपनी एनर्जी का यूज कर रहा है। वो बोलता है कि अगर मैं इतना हार्ड ट्राई नहीं भी करता हूँ तो भी वो लोग इवेंचुअली स्ट्रांग बनते जाएंगे, लेकिन ऐसा करने में काफी टाइम लगेगा, जो कि उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। अब वो अपने आप को रिफ्रेश कर अपने साथियों की तरफ निकल जाता है। जहाँ पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसके साथी तो मुस्कुराते हुए उसके तरफ ही देख रहे हैं। वो बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम लोग रेस्ट नहीं कर रहे हो? चंबाक बोलता है, क्या रेस्टिंग, हमने तो मुश्किल से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट किया है। जोगिल बोलता है, अगर तुम थक गए थे तो हमें बता देना चाहिए था, ऐसे बहाना बनाकर यहाँ से जाने की क्या जरूरत थी। अब यहाँ इन सभी का प्लान होता है कि वो चुनमिंग को उकसाकर उससे फाइट करे, ताकि वो देखे कि आखिर चुनमिंग इनके सामने और कितने टाइम तक टिक पाता है। चुनमिंग भी उनके प्लान के हिसाब से चलते हुए बोलता है कि ठीक है, फिर अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब वो सभी के सभी पूरे जोश और खरोश के साथ चुनमिंग पर एक साथ अटैक कर देते हैं। फिर सीन चेंज होकर के हमें इनके कैरेज को दिखाया जाता है, जो कि सिचुआन तक पहुंच गया होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों को उस हर्ब को हासिल करने के लिए साउदर्न बीच रीजन के एक इलाके यूनान तक पहुंचना होगा, जो कि यहाँ से अभी काफी दूर है। और अगर आप लोगों ने पहले भी मुरिम मानवा को पढ़ा है तो फिर आपको पता ही होगा कि सिचुआन में टैंग फैमिली रूल करती है, जो कि अपने पॉइजन और हिडन वेपन के लिए काफी मशहूर होती है। अब हम हमारे सभी साथियों को देखते हैं, जिनकी सूरत चुनमुन की ट्रेनिंग की वजह से चूसे हुए आम की तरह हो गई होती है। जोंग बोलता है कि सीनियर, अभी तो हम सिचुआन पहुंचे हैं, पता नहीं ये यूनान कब आएगा। चुनमुन कैरेज से बाहर आते हुए बोलता है कि यार, हम सिचुआन तो काफी जल्दी पहुंच गए, अगर मुझे और कुछ दिन मिल जाते तो तुम्हारी और अच्छे से ट्रेनिंग हो जाती। अब ये सुनने के बाद वो सभी चुनमिंग को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि उसे कच्चा खाना चाहते हो। चुनमिंग बोलता है कि जस्ट किडिंग गाइस, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आपको इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अब उनके ड्राइवर बोलते हैं कि मैं अपनी सवारी के मेंटेनेंस के लिए यहाँ मौजूद इन्हा मर्चेंट गिल्ड की एक ब्रांच पर जा रहा हूँ, अगर आप लोग चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। वैसे हमारे गिल्ड ने इन्फॉर्मेशन जमा करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन चुनबाइक बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा सफिशिएंट नहीं होंगी। ड्राइवर बोलते हैं कि नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें यूनान जाने के रास्ते की इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस बिल्कुल ही 0% है। इसीलिए आपकी मदद ना कर पाने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसके रिटर्न में अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हो तो फील फ्री होकर के हमारी ब्रांच पर आ सकते हो। चुनबाइक बोलता है कि ऑफर देने का शुक्रिया, मगर हम यहाँ खुद से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ट्राई करेंगे। वैसे इतनी लंबी जर्नी की वजह से आप काफ़ी थक चुके होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप जाकर के रेस्ट करें। अब उनके वहां से जाने के बाद चुनबाइक अपने साथियों से बोलता है कि एक बात कान खोलकर सुन लो, हम यहाँ पर यूनान जाने के रास्ते को ढूंढने के लिए आए हैं, तो फिर सिचुआन क्लैन की टेरिटरी में कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश मत करना। एक बात याद रखना कि यहाँ पर किंचेन सेक्ट के टाओइस्ट और एमी सेक्ट की नन्स भी मौजूद है, तो फिर अपनी जबान संभाल कर बात करना। चुनमिंग बोलता है कि सीनियर, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों डिसाइपल बहुत ही समझदार है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल भी परेशानी को खड़े नहीं करेंगे। चुनबाइक बोलता है, मैं ये सारी बातें इन दोनों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। फिर बोलता है कि चलो हम सभी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ताकि जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाए। अब वो अपने सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज दे देता है, यानी कि भाई तुम यहाँ से कलेक्ट करोगे और तुम यहाँ से। जिसे सुन चुनमिंग बोलता है कि यार, मुझे तुम्हारा प्लान काफी यूजलेस नजर आ रहा है। चुनबाइक चिल्लाकर बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो, हमारे लिए एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी काफी करामत साबित हो सकती है। फिर वो सभी इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ हमारे चुनमिंग को छोड़ बाकी सभी पूरी मेहनत और लगन के साथ इन्फॉर्मेशन जमा करने का काम कर रहे होते हैं। और गाइस, क्या आप लोगों ने नोटिस किया, हमारी इस मानवा का आर्ट दिन से दिन और ज्यादा बेटर होता जा रहा है। जरा देखो, आर्टिस्ट ने शीचुआन को कितने अच्छे तरीके से ड्रॉ किया है। बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं कि वो सभी इतनी मेहनत करने के बाद भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करने की वजह से मुंह लटकाकर टेबल पर बैठे होते हैं। चुनबाइक बोलता है कि यूनान शीचुआन के करीब ही मौजूद है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ मौजूद कोई भी उस बारे में कुछ नहीं जानता। सबसे सरप्राइज करने वाली बात तो यह है कि यहाँ के बैगर सेक्ट की ब्रांच को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। जोंग बोलता है, हो सकता है कि यूनान इतना ज्यादा मर्सीलेस होगा कि वहां पर भिखारी भी जिंदा नहीं रह सकते, यही वजह है कि उन लोगों को उस बारे में कुछ नहीं पता। चुनबाइक बोलता है कि हाँ, यही कंडीशन मर्चेंट्स की भी होंगी। जोगिल बोलता है कि नहीं, ये बात हमारे भिखारियों के लिए सूट बैठती है, लेकिन मर्चेंट का केस डिफरेंट हो सकता है कि उन्हें इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नहीं बताना चाहते।
जोंग बोलता है कि लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे। जोगिल बोलता है कि ये बहुत ही सिंपल है, उन्हें हमें इन्फॉर्मेशन देकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर हमें सच में उनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है तो फिर हमें इस ड्रेस को पहने बगैर वहां पर जाना होगा, उनसे इस बात को छुपाना होगा कि हम आउटसाइडर है, या फिर एटलीस्ट हमें टैंक लाइन की परमिशन लेनी होगी, क्योंकि इस पूरे इलाके में टैंक लाइन का दबदबा है। चुनमिंग बोलता है अगर तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था तो फिर तुमने हमें पहले ही क्यों नहीं बताया। जोगिल बोलता है अगर मैं तुम्हें पहले इस यूनिफॉर्म को उतारने के लिए कहता तो क्या तुम उतारते। चुनमिंग बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, भले ही वो लोग आउटर प्लेस से आने वाले लोगों के लिए कितने ही बड़े रेसिस्ट क्यों ना हो, मुझे उनसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जोंग बोलता है कि मगर आखिर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता। अब मुझसे ये मत कहना कि तुम भी सिचुआन से ही बिलोंग करते हो। जोगिल थोड़ा खामोश होते हुए बोलता है कि हाँ। चुनबाइक बोलता है कि तभी तो तुम्हें इस प्लेस के बारे में इतना सब कुछ पता है। चुनम्यूंग बोलता है मैंने सुना है कि तुम किसी मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते हो, तो क्यों ना हम तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को ग्रीट कर ले। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने हमें पूरे चेंगडू में पैदल घुमाया सिर्फ इस वजह से कि तुम हमें अपनी फैमिली से मिलवाना नहीं चाहते। फिर बोलता है कि जाने दो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली ने भी तुम्हारे ऊपर से गिव अप कर लिया होगा, इसलिए तुम वहां पर वापस जाना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी सीनियर चुनबाई की कंडीशन भी सेम है, इसलिए वो तुम्हारे दुख को समझ पाएंगे। चुनबाइक चिल्लाकर बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने अपनी फैमिली को खुद से छोड़ा था। फिर हम देखते हैं कि जोगिल उन लोगों को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो सभी चेंगडू मर्चेंट ग्रुप के सामने आ पहुंचते हैं, जिसकी खस्ता हालत को देख चुनमिंग बोलता है कि यार काफी लंबा टाइम हुआ है किसी के साइन बोर्ड को इस तरीके से लटका हुआ देखे हुए। लगता है कि तुम्हारी फैमिली वालों ने तुम्हें बड़ी उम्मीद के साथ माउंट साइड भेजा होगा, तो चलो चलकर उन्हें ग्रीट करते हैं। मगर हम देखते हैं कि जोगिल दूसरी साइड चलना स्टार्ट कर देता है, वो बोलता है कि मेरा घर यहाँ पर है। अब उसके घर को देखने के बाद तो इन सभी के आंख और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि भाई हमारे जोगिल का घर ही कुछ इतना शानदार होता है। चुनमिंग उसे देख बोलता है कि भाई ये क्या है, क्या यहाँ पर कोई एम्परर रहता है। फिर वो जोगिल को देख बोलता है कि ओ माय गॉड जोगिल, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे। और यार गाइस हमारे सबके साथ एक ना एक फ्रेंड तो ऐसा होता ही है जो कि हम सभी के साथ घुल मिल कर रहता है, लेकिन फिर जब हम उसके घर पहुंचते हैं तो तब हमें पता चलता है कि भाई ये तो बहुत ही बड़े बाप की औलाद है। और अगर आप लोगों का भी कोई स्कूल टाइम का ऐसा फ्रेंड हो तो कमेंट में जरूर बताना। जोंग उस घर को देख बोलता है ये तो माउंट वेसेक से भी बड़ा है। जोग्युल, क्या तुम इस बात को लेकर के सीरियस हो, क्या तुम सच में इस घर के ऑनर के बेटे हो ना कि कोई सर्वेंट के। सुनम्यूंग बोलता है कि नहीं नहीं, जरा इसके फेस को तो देखो, ये अब कितना डिफरेंट दिखाई दे रहा है। हम देखते हैं कि उन सभी को अब जोग्युल के पीछे से चमचमाती हुई रोशनी नजर आ रही होती है। सुनम्यूंग बोलता है कि लेकिन एक सेकेंड, मैंने तो सुना था कि इंसान का चेहरा ही ये दिखा देता है कि वो कितनी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, तो फिर तुम आखिर ऐसे क्यों दिखते हो। जोग्युल चुनम्यूंग को चुप कराते हुए बोलता है कि खामोश रहो। जोंग पूछता है जोग्युल, लेकिन तुमने तो हमसे कहा था कि तुम एक बहुत ही गरीब मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते हो। जोग्युल बोलता है कि सीनियर, मेरे चेहरे की तरफ देखो, क्या मैं तुम्हें सच में इतना गरीब नजर आता हूँ। जोंग सीधे सीधे बोल देता है कि हाँ, तुम्हारे फेस को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम किसी अमीर सी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। चुनमिंग बोलता है कि याद आया, तुम अपनी फैमिली के वो अमीर बच्चे होंगे जो कि अपनी फैमिली की तरफ से मिलने वाले रोजाना के सेम सेम ट्रीटमेंट की वजह से उकता गए होंगे, यही वजह से तुम माउंट वेसेक में कुछ एडवेंचर्स को करने के लिए ज्वाइन हुए होंगे, है ना। चुनबाई गुस्से से बोलता है कि बस बहुत हुआ, लेकिन इन लोगों के शोर शराबे की वजह से अब उस घर के दरवाजे ओपन होना स्टार्ट होते हैं। हम वहां पर एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि बोलता है कि भाई किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर शोर मचाने की, क्या तुम लोग जानते भी हो कि तुम कहाँ पर खड़े हो। हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी इस मर्चेंट फैमिली का एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि इतने लंबे टाइम बाद अपने यंग मास्टर को देख बहुत ही खुश हो जाता है। वो जोग्युल को गले लगाकर बोलता है कि यंग मास्टर, आप इतने लंबे टाइम से कहाँ पर थे, क्या आपको पता भी है कि हमने आपको कितना मिस किया। अब ये देख हमारे चुनम्यूंग और जोंग बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। चुनम्यूंग बोलता है कि यार लगता है कि यहाँ शीचुआन में हैंडसम दिखने का मतलब कुछ डिफरेंट होता है, भाई ये लोग कितने बेशरम है, अपने ही फ्रेंड के लुक्स का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को, जो कि वहां खड़े एक नौकर से कहते हैं कि जाओ जाकर के पैट्रियार्च को बुला लाओ, उनसे कहना कि सेकंड यंग मास्टर वापस आ चुके हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हमारे जोग्युल के मदर और फादर भी वहां पर आ चुके होते हैं। अब इन माँ बेटों का रीयूनियन देखने के बाद हमारे चुनमिंग को लाइफ बहुत ही अनफेयर नजर आती है। वो बोलता है कि यार ये मेरी कितनी झंडू लाइफ है, यहाँ मैं रीइंकारनेट होने के बाद भी अनाथ पैदा हुआ हूँ। फिर हमें रात के टाइम दस्तरखान को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही लजीज खानों से सजा होता है। चुनमिंग उसे देख बोलता है कि यार जोग्युल, तुम तो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि तुम इतने लंबे टाइम से माउंट वेसेक में इतनी बेकार लाइफ को क्यों गुजार रहे थे।
हमारा जोग्युल जो कि बहुत ही हैंडसम नजर आ रहा है, वो अपने साथियों को रूल याद दिलाते हुए बोलता है कि देखो, जैसे ही हम माउंट वर्सेट में वापस जाएंगे, वापस से हम एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। वो सभी एक साथ बोलते हैं कि चुप हो जाओ। नीचे बताया जा रहा होता है कि इनमें से 3 अनाथ और एक घर से भागा हुआ है। चुनमिंग बोलता है कि सीनियर चुनबायक, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम्हें अपने घर से निकाल दिया गया हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कम से कम एक घर तो था। चुनबाई गुस्सा करते हुए बोलता है कि देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे अपने घर से निकाला नहीं गया था, मैं खुद वहां से भाग कर आया हूँ। चुनमिंग जोग्युल से बोलता है कि एक मिनट रुको, अब जबकि तुम इतने ज्यादा अमीर थे तो फिर तुमने बुरे वक्त में माउंट और सेट को डोनेट क्यों नहीं किया। जोगिल बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये सब कुछ मेरे फैमिली का पैसा है ना कि मेरा। अब ये सुन वो सभी उसे झूठा और धोखेबाज कहते हैं। तभी हमारे सीनियर चुनबाई जोगिल की साइड लेना स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि एक मिनट रुको, लगता है कि यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होंगी। मुझे नहीं लगता कि हमारा जोगिल जानबूझकर हमसे ये सब कुछ छुपाएगा, जरूर उसके पास ऐसा करने का कोई ना कोई रीजन होगा। लेकिन यहाँ पर तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। वो सभी चुनबाइक से भी दूर जाते हुए बोलते हैं कि हाँ हाँ, जरा देखो, एक अमीर फैमिली का बच्चा दूसरे अमीर फैमिली के बच्चे की मदद कर रहा है। यहाँ हमारे जैसे अनाथ लोगों का तो कोई है ही नहीं। अब वो सभी खाने के टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ चुनमुंग पूछता है, बताओ तुम्हारे फादर के साथ तुम्हारी बातचीत कैसी रही। जोग्युल बताता है कि नहीं, मैंने उनसे बात नहीं की। अब चुनमुंग के और पूछने पर जोग्युल बताता है कि मैंने अपने फादर से ये वादा किया था कि मैं कुछ सालों बाद यहाँ वापस आकर के अपनी फैमिली के बिजनेस को संभालूंगा। चुनमिंग बोलता है कि फिर तुम वापस क्यों नहीं आए। जोग्युल अपने मन में बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद ही मुझे अपने लाइफ के ट्रू पर्पस के बारे में पता चला। वो बताता है कि यार, अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि मेरे फादर ये सोच रहे हैं कि मैं हमेशा के लिए वापस आ चुका हूँ, लेकिन मुझे अब जल्द से जल्द उन्हें ये क्लेरिफाई करना होगा कि मैं यहाँ पर रुकने के लिए नहीं आया। चुनम्यूंग बोलता है कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे बिना भी जा सकते हैं। जोग्युल बोलता है कि नहीं, मैं माउंट ऑसाइड का एक डिसाइपल हूँ, इसीलिए मुझे कुछ भी करके यूनान तो जाना ही होगा। चुनम्यूंग बोलता है, मगर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पर रुकते हो तो तुम्हारा वैसे भी यहाँ पर बहुत ही हाई स्टेटस रहेगा, हो सकता है कि तुम यहाँ के फ्यूचर मैनेजर बन जाओ। जॉन्ग फिर से टांग खींचते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा हाई स्टेटस रहेगा। जोग्युल बोलता है कि गाइस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग मुझे यहाँ छोड़कर जाने की फिराक में हो। फिर वो चुनबाइक से बोलता है कि सीनियर ब्रदर, मैं अभी अपने फादर को जाकर ये बताने वाला हूँ कि मुझे यहाँ से यूनान जाना होगा। चुनबाइक बोलता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हमें साउदर्न बीच रीजन में जाने के बाद वहाँ के लोगों के साथ निगोशिएशन करना होगा, और अगर वो हमें इजाजत नहीं देते हैं तो फिर हो सकता है कि हमें उनसे फाइट भी करनी पड़े। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने फैसले को रिकंसिडर करो। वैसे अगर तुम्हें हमारी तरफ से किसी भी किस्म की मदद की जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना। जोगिल बोलता है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने फादर के सामने बैठा होता है, जहाँ उसके फादर उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, एक तो इतने लंबे टाइम के बाद तुम यहाँ पर आए हो, और अब आने के बाद यहाँ से सीधे जाने की बात कर रहे हो। क्या तुम जानते भी हो कि यूनान किस जगह का नाम है। जोगिल बोलता है कि हाँ। उसके फादर बोलते हैं कि फिर क्यों क्यों तुम वहां पर जाना चाहते हो। एक तो तुम अपनी प्रॉमिस की हुई डेट से इतना ज्यादा लेट वापस आए हो, और अब आने के बाद यहाँ से जाने की बात कर रहे हो। क्या तुम अपनी बातों को लेकर सीरियस हो। जोगिल सोचता है कि यार, यही वजह है कि मैं अपने घर पर वापस नहीं आना चाहता था, क्योंकि वो अच्छे से ये जानता था कि एक बार अगर वो घर पर वापस आता है तो फिर उसके पेरेंट्स उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। वो बोलता है कि फादर, यूनान जाना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। उसके फादर बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें यहाँ रुककर अपने फैमिली बिजनेस को संभालना होगा। जोगिल बोलता है कि इसके लिए मेरा भाई यहाँ पर मौजूद है। उसके फादर बोलते हैं कि नहीं, क्या तुम अपने फैमिली के ट्रेडिशन को भूल गए, हमारे यहाँ सारे लोग एक साथ मिलकर के बिजनेस को संभालते हैं। जोगिल बोलता है कि मैंने सेक्रेटरी से ये प्रॉमिस लिया है कि मैं इस यूनान की ट्रिप को सक्सेसफुल करवाऊंगा। उसके फादर बोलते हैं कि फिर हमारी प्रॉमिस के बारे में क्या। तुम अपने आप को टेस्ट करवाना चाहते थे, वो भी एक ऐसी जगह जहाँ पर हमारे फैमिली का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, इसीलिए मैंने तुम्हें माउंट वर्साइड को ज्वाइन करने दिया। लेकिन इतने सालों बाद वापस आने पर तुम हमसे ये कह रहे हो कि तुम माउंट वर्साइड में रुकना चाहते हो। अभी जिन चीजों के ऊपर तुम परेशान हो रहे हो वो माउंट वर्साइड की प्रॉब्लम है, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम यानी अपने फैमिली के बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। फिर थोड़ा शांत होते हुए बोलते हैं कि जोग्युल, क्या तुम अपने पेरेंट्स के दिल को नहीं समझ पा रहे हो, जो कि अपने बच्चे से दूर होने की वजह से तड़प रहा है। जोग्युल बोलता है कि फादर प्लीज, तुम हमारे लिए यूनान जाने के रास्ते को खोजे। अब ये सुनने के बाद तो उसके फादर बिल्कुल ही शॉक हो गए होते हैं। वो बोलते हैं कि बच्चे, क्या तुम अब भी इसी बारे में बात करना चाहते हो। जोग्युल बोलता है, एज अ माउंट ऑसाइड का डिसाइपल होने के नाते मुझे ये टास्क कंप्लीट करना ही होगा, इसलिए फादर प्लीज आखिरी बार मेरी बात को सुन ले।
अब उसके फादर के पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचता। वो बोलते हैं कि बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितने ज़्यादा बेताब हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं खुद भी यूनान जाने के रास्ते को नहीं जानता। अब ऐसा करके वो अपने बेटे को यूनान जैसी डरावनी जगह से दूर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जोगिल उसे भी नाकाम करते हुए बोलता है कि फादर, मैंने आपकी दुकानों में कई सारी यूनान की चीज़ों को बिकता हुआ देखा है, तो फिर ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि आपका उन लोगों के साथ कोई कनेक्शन ना हो। उसके फादर घबराते हुए बोलते हैं, बच्चे, आखिर तुमने इतना सब कुछ कहाँ से पता लगा लिया? जोगिल बोलता है, जितना मुझे पता है उस हिसाब से आपका जरूर स्मगलिंग करने वाले ग्रुप के साथ में कनेक्शन होगा, जो कि यूनान और सिचुआन के बीच माल को ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। आप प्लीज हमें एक बार उस ग्रुप को ज्वाइन करने का मौका दे। अगर आप चाहे तो हम एज अ मजदूर भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तभी वहां पर उसकी मदर आते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम वहां पर अपने स्टेटस को लो करके जाना चाहते हो तो जरूर तुम्हें वहां पर कोई ना कोई डेंजरस काम को करना होगा। और ऐसे कोई भी पेरेंट्स नहीं होंगे जो कि अपने बच्चे को किसी मुश्किल काम को करने के लिए दे, इसलिए मैं तुम्हें वहां बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। जोगिल उनका हाथ पकड़कर बोलता है कि मदर, आप ही ने मुझे सिखाया है कि एक अच्छा मर्चेंट बनने के लिए हमें कई सारे रिस्क को उठाना पड़ता है। अगर मैं यूनान ही नहीं जा पाऊंगा तो फिर मैं एक अच्छा मर्चेंट कैसे बन पाऊंगा? तो प्लीज मदर, मुझे आप वहां पर एक बार जाने दे। अब उसकी मदर भी अपने बेटे को इतना डिटरमाइन देख कुछ नहीं कह पाती। वो बोलती है कि बच्चे, इतने लंबे टाइम बाद यहाँ पर वापस आने के बाद भी तुम्हारा यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं लगता। फादर भी बोलते हैं कि बच्चे, तो तुम वहां पर जाकर ही मानोगे? जोगिल बोलता है कि हाँ। फादर बोलते हैं, क्या होगा अगर मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत ना दूं तो? जोगिल बोलता है, अगर ऐसी बात हुई तो फिर मैं खुद माउंट ऑसेट का ड्रेस पहनकर यूनान में इंटर हो जाऊंगा, यानी कि ये उन लोगों के सामने अपनी आइडेंटिटी को रिवील करके उनसे फाइट करेंगे। अब उसके फादर उसे देख बोलते हैं कि यार, लगता है कि हमारा बच्चा बहुत ही बड़ा हो गया। फिर बोलते हैं कि ठीक है, मगर मैं तुम्हें वहां भेजने से पहले एक बार तुम्हारे माउंट ऑर्साइड के डिसाइपल से मिलना चाहता हूँ। जोगिल परेशान होते हुए बोलता है कि लेकिन क्यों? उसके फादर बोलते हैं कि नहीं, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं सुनना चाहता। ये मेरी आखिरी स्टेज है तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज करने की। आखिर मुझे भी तो ये जानने का हक है कि तुम जिन लोगों के साथ में ट्रैवल कर रहे हो वो ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं। तो बताओ क्या सोचते हो? जोगिल सोचकर बोलता है, फादर, क्या आप उन सभी में से किसी एक डिसाइपल से ना मिलने पर एग्री कर सकते हो? अब ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जोगिल अपने फादर से किस डिसाइपल को नहीं मिलवाना चाहता। फिर सीन चेंज होकर के हमें उसके फादर को माउंट और सेट के सभी डिसाइपल्स के साथ बैठा देखते हैं, जहाँ पर हमारे सीनियर चुनबाई बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि मैं माउंट और सेट का सेकंड क्लास डिसाइपल चुनबाई को। अब जोगिल के फादर तो उन्हें एक ही नज़र में देखकर उनसे बिल्कुल ही इम्प्रेस हो गए होते हैं। वो बोलते हैं कि जरा देखो इस डिग्निफाइड लुक को। फिर वो दूसरे डिसाइपल्स को देख बोलते हैं कि वाह, मुझे यकीन नहीं होता कि माउंट वासेक में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं। तभी उनकी नज़र हमारे चुनमिंग पर पड़ती है। वो पूछते हैं कि भाई ये बंदा कौन है? चुनबाइक मामला संभालते हुए बोलता है कि सर, आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। असल में इस बंदे की दिमागी हालत थोड़ी सी खराब है। हम देखते हैं कि चुनमिंग शराब की बोतलों को देख अपनी राल टपकाते हुए बोलता है कि वाह, ये कितने ज्यादा डिलीशियस होंगी। चुनबाइक जोगिल के फादर से बोलता है, आपने इस बारे में सुना ही होगा कि हम यहाँ से यूनान जाना चाहते हैं। उसके फादर बोलते हैं कि हाँ, हम तो अपने बेटे को इतने सालों बाद वापस आता देख काफी खुश हो गए थे, लेकिन वापस आते ही ये यहाँ से वापस जाने की बातें कर रहा है। अब तुम तो ये जानते ही हो कि यूनान कितनी डेंजरस प्लेस है, इसलिए मैं ये एक बार चेक करना चाहता था कि जिन लोगों के साथ वो ट्रैवल कर रहा है वो ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं। अब चुनबाइक उनकी बात सुनने के बाद बोलता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है। वो बोलता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी ऐसी जगह पर नहीं भेजेंगे जहाँ पर उनकी जान खतरे में हो, इसलिए आप बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाए, हम अपने साथ जोगिल को नहीं ले जाने वाले। अब ये सुनने के बाद तो जोगिल को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। हम उसके चेहरे पर प्योर बिट्रियल के इमोशंस को देख सकते हैं। वो चिल्लाकर बोलता है कि सीनियर, ये आप क्या बात कर रहे हो? मैं यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं रुकने वाला, फिर भले ही मेरी टांगे ही क्यों ना टूट जाए। चुनबाइक बोलता है कि नीचे बैठो। जोगिल बोलता है कि लेकिन सीनियर। चुनबाइक बोलता है, मैंने कहा नीचे बैठो। अब जोगिल बगैर कुछ बोले चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो अब भी कंप्लेन करते हुए बोलता है कि मैंने सेक्रेटरी से इस बारे में प्रॉमिस लिया है कि मैं यूनान जाने की ट्रिप को सक्सेसफुल बनाऊंगा, तो आप भी मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकते। सुनबाइक बोलता है, अच्छा, तो क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि सेक लीडर को अगर तुम्हारी फैमिली के बारे में पता होता तो वो तुम्हें यूनान की ट्रिप पर भेजते? क्या ताविज्म का रास्ता तुम्हें ये सिखाता है कि तुम अपने पेरेंट्स की बातों को अपोज करो?
साइड में बैठा चुनमिंग बोलता है कि सीनियर टाओइज्म या तेल लेने। यहाँ जोग्युल को इस बात का डिसीजन लेने का राइट होना चाहिए कि वो अपने फैमिली को चूज करता है या फिर अपने सेट को। ये सब कुछ उसके दिल पर डिपेंड करता है, हम उसे किसी भी काम को करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। वो सीधे ही जोग्युल से पूछता है कि बताओ भाई तुम क्या चाहते हो। अब जोगिल बताने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहा होता है। चुनमिंग बोलता है कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बता दो कि तुम क्या चाहते हो। जोगिल बोलता है लेकिन अगर मैं तुम लोगों के साथ जाने का डिसीजन लेता हूँ तो फिर हमारे फैमिली वाले मेरी मदद करने के लिए मना कर देंगे। अब चुनमिंग एक शराब का घूंट लगाकर बोलता है कि जोगिल तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। वो अपने डोले बताते हुए बोलता है कि जरा देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो सॉदर्न बीस रीजन के लोग मुझे रोक सकते हैं? हम तुम्हारी फैमिली की मदद के बगैर भी वहां तक पहुंच जाएंगे, तुम्हें बस बगैर किसी हेजिटेशन के फैसला लेना होगा। जोगिल खुश होते हुए सोचता है कि यार जब कभी भी ये बंदा ऐसी हरकतें करता है मेरे दिल को काफी सुकून होता है। अब वो अपने फैसले को सुनाने ही वाला होता है कि वहां पर बूढ़े एडमिनिस्ट्रेटर की एंट्री होती है। वो जोगिल के फादर से बोलते हैं कि पैट्रियार्च हमसे यहाँ पर कोई मिलने के लिए आया है। अब हमें बताया जाता है कि सी मर्चेंट एसोसिएशन जो कि चेंगडू की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर इतने रात में आने की जरूरत सिर्फ दो किस्म के लोग कर सकते हैं। पहले वो लोग जिन्हें यहाँ पर ट्रेड करना हो और दूसरे वो लोग जिनका यहाँ पर दबदबा चलता है। अब आप लोग देख ही सकते हैं कि ये दूसरे किस्म के लोग हैं जो कि बगैर किसी की सुने सीधे ही पेट्रियार्च के रेसिडेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पेट्रियार्च भी दौड़ते दौड़ते इन्हें ग्रीट करने के लिए यहाँ तक आते हैं। हमें पता चलता है कि ये लोग टैंक लाइन से बिलोंग करते हैं। और गाइस देखो, इस मानवा की साइड कैरेक्टर ना दूसरे 80% मानवा के मेन कैरेक्टर से ज्यादा बेटर लुकिंग है। मुझे लगता है कि कुछ ही ऐसी मानवाज होंगी जिनके मेन कैरेक्टर इनकी ब्यूटी के साथ compete कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि वो दोनों भी एक दूसरे के साथ ग्रीटिंग्स को एक्सचेंज करते हैं। जोगिल के फादर हमें बताते हैं कि ये बंदा टैंक क्लैन के पेट्रियार्च का फिफ्थ सन है। जहाँ तक टैंक क्लैन की बात की जा रही हो तो यहाँ पर ब्लड लाइन को ही अनडिनाइबल माना जाता है, यानी कि अगर तुम इन लोगों की बातों को अपोज करते हो तो फिर माना जाएगा कि तुम टैंक क्लैन को अपोज कर रहे हो। वो बोलते हैं कि हम टैंक क्लैन के हीरोज को वेलकम करते हैं, वैसे आप इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए हो? आपने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया, वरना हम आपके लिए एक अच्छा सा डिनर प्रिपेयर करके रखते हैं। वो यंग मास्टर बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं बहुत ही डिसरिस्पेक्ट तरीके से इतनी रात गए आपके मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन में घुसा हूँ। असल में मैं अपनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पर कंट्रोल नहीं कर पाया। जोगिल के फादर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर किससे कंपटीशन करने के लिए आए हो? वो यंग मास्टर बोलता है मैंने सुना है कि तुम्हारा सेकंड सन वापस आ चुका है। अब ये सुन वो बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार मेरे बच्चे को वापस आए आधा दिन भी नहीं हुआ और ये न्यूज़ टैंक क्लैन तक पहुंच गई। मैं जानता हूँ कि वो चेंगडू में होने वाली चीजों पर कंट्रोल रखते हैं, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि उनका कंट्रोल इतना ज्यादा होगा। यंग मास्टर बोलता है मैंने सुना है कि वो एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए पिछले कुछ सालों से यहाँ से किसी दूर जगह पर गया हुआ था। जोगिल के फादर बोलते हैं कि हाँ मेरा यूजलेस सन वापस आ चुका है। वो यंग मास्टर बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा मत कहो, आपका सन तो बहुत ही टैलेंटेड था जिस पर हमारे टैंक लाइन की भी नजरें थी। लेकिन फिर पता नहीं क्यों आपने अचानक उसे यहाँ से किसी दूर जगह पर भेज दिया, जिस वजह से हमारे पैट्रियार्च भी काफी डिसअपॉइंट हो गए। अब पैट्रियार्च का नाम सुन जोगिल के फादर और सीरियस हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये बच्चा इतने आसानी से अपने पैट्रियार्च का नाम ले रहा है, यानी कि ये मैटर बिल्कुल भी इजी नहीं लिया जाने वाला। यंग मास्टर बोलता है मुझे जितना पता है उस हिसाब से आपके बच्चे ने माउंट आसाइड को ज्वाइन किया है, तो मैं बस ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि आखिर माउंट आसाइड वाले उसे क्या सिखा रहे थे जो कि उसने टैंक लाइन के बदले उन्हें चूज किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बच्चा हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब जोगिल के फादर घबराते हुए सोचते हैं कि हाँ मैं जानता था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। अब वो हमें टैंक लाइन की अथॉरिटीज के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि टैंक लाइन बड़ी बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर को अपनी क्लैन की टेक्निक सिखाने का लालच देकर उन्हें अपने क्लैन में ज्वाइन करवाते हैं। लेकिन ये सब कुछ तो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, क्योंकि वो उन लोगों को कभी भी अपने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक या फिर सीक्रेट वेपन आर्ट को लर्न नहीं करवाते। उन सभी टेक्निक्स को लर्न करने का हक सिर्फ डायरेक्ट ब्लड लाइन के लोगों को होता है। यही रीजन होता है कि उनके क्लैन में मार्शल आर्ट लर्न करने के बाद भी बड़ी बड़ी फैमिली के बच्चे उनके क्लैन के यंग मास्टर्स के गुलाम बनकर रह जाते हैं। अब इसी बात को समझकर हमारे छोटे से जोगिल ने कहा होता है कि नहीं मैं टैंक क्लैन को ज्वाइन नहीं करना चाहता, जिसके इस डिसीजन पर उसके फादर भी उसे सपोर्ट करते हुए माउंट वासाइड ज्वाइन करवा देते हैं। अब वो प्रेजेंट टाइम में यंग मास्टर से बोलते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हमने हमारे जोगिल को माउंट वासाइड सिर्फ इसलिए ज्वाइन करवाया था क्योंकि उसे शॉर्ट पसंद थी। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसे टैंक लाइन में ज्वाइन नहीं करवाना चाहते थे। वैसे भी माउंट और सेक्ट तो एक डिक्लाइनिंग सेक्ट है, तो फिर तुम्हें उसकी मार्शल आर्ट के लिए इतना ज्यादा क्यूरियस होने की जरूरत नहीं है।
यंग मास्टर बोलता है, मर्चेंट एसोसिएशन लीडर, मुझे लगता है कि आपको करंट माउंट वासेट की रेपुटेशन के बारे में पता नहीं। पूरे सेंट्रल प्लेन में सिर्फ उनके ही दोबारा से राइज होने के चर्चे चल रहे हैं और इसके पीछे 5 लोगों का हाथ है। पहले है थर्ड क्लास डिसाइपल जोंग और जोग्युल, दूसरे है सेकंड क्लास डिसाइपल चुनबाइक और ईसियोल। जोग्युल के फादर सोचते हैं, आखिर ये बंदा हमारे पास आए सभी के सभी डिसाइपल्स के नाम कैसे जानता है। इतनी सारी नॉलेज इतने कम टाइम में हासिल करना, ये तो टैंक क्लैन के लिए भी काफी मुश्किल होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कुछ भी कह रहा हो वो सच हो। अगर ये बात सच होती है तो क्या सच में मेरे बेटे जोग्युल ने भी इतनी बड़ी अचीवमेंट को अकम्प्लिश किया है। यंग मास्टर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि सबसे लास्ट जिसका नाम पूरे सेंट्रल प्लेन्स में रिपीटेडली लिया जा रहा है, उसे कहा जाता है कि वो इस यंग जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनेगा, वो है माउंट ऑसेट का डिवाइन ड्रैगन। भले ही मैं उसकी रेपुटेशन के साथ compete नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट उससे एक बार तो मिल ही सकता हूँ। अब जोगिल के फादर सोचते हैं कि यार ये माउंट ऑसेट का डिवाइन ड्रैगन कौन हो सकता है। वो इस कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई हो ना हो ये पर्सन हमारा चुनबायक होगा, जिसे सुनने के बाद वो यंग मास्टर हंसने लगता है। वो बोलता है कि मर्चेंट एसोसिएशन के लीडर, लगता है कि आप यूनान और सिचुआन के बीच होने वाले कारोबार में इतने ज्यादा मसरूफ हो चुके हैं कि सेंट्रल प्लेन्स में फैलने वाले रूमर्स के बारे में आपको कुछ नहीं पता। या फिर हो सकता है कि आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे छोड़ो इन बातों को, मैं एज अ टैंक क्लैन का मेंबर होने के नाते माउंट ऑसेट के डिसाइपल से मिलना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हमारे जोगिल के फादर तो बहुत ही बुरी कंडीशन में फंसे होते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या। अगर मुझे चेंगडू में अपने बिजनेस को चलाना है तो फिर टैंक क्लैन के ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। मैं ऐसे ही माउंट ऑसेट के डिसाइपल्स को इन लोगों से नहीं मिलने दे सकता, खास करके ये जानने के बाद कि ये लोग कितने ज़्यादा हार्श और ब्रूटल है। वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बोलते हैं कि रात काफी हो चुकी है, माउंट ऑसेट के डिसाइपल सोने के लिए अपने बेडरूम में चले गए होंगे। यंग मास्टर बोलता है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि माउंट ऑसेट के डिसाइपल्स काफी लेजी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे टैंक क्लैन के ऑर्डर्स को डिसऑबे करने की कोशिश कर रहे हो। जोगिल के फादर बोलते हैं कि नहीं, हम देखते हैं कि माहौल के इंटेंस होने की वजह से उनके हाथ भी थर थर कांप रहे होते हैं। यंग मास्टर उसे देख बोलता है कि मुझे माफ करना, लगता है कि मैंने अनइंटेंशनली अपने फैमिली का नाम लेकर आपके ऊपर काफी प्रेशर बना दिया। फिर वहीं से आवाज लगाकर बोलता है, लगता है कि माउंट ऑसेट के डिसाइपल्स के पास कोई प्राइड नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हो। क्या तुम लोग सच में सी मर्चेंट एसोसिएशन की पीठ पीछे छुपना चाहते हो। हम अब उस गेट को देखते हैं जो कि किसी प्रेशर कुकर की तरह फटकर बाहर आता है। यंग मास्टर तो उसे देख काफी सरप्राइज हो गया होता है। हमें वहां पर चुनमिंग को दिखाया जाता है जो कि बड़े ही स्वैग के साथ शराब पीते हुए वहां पर आ रहा होता है। यंग मास्टर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। चुनमिंग बोलता है कि यही तो मैं पूछने वाला था, बताओ बच्चे तुम कौन हो और इतनी देर रात गए यहाँ पर हल्ला गुल्ला क्यों मचा रहे हो। क्या तुम्हारा जिंदगी से दिल भर गया है, लगता है कि तुम यहाँ मरने के लिए आए हो। वो यंग मास्टर सोचता है कि यार इस बच्चे के साथ क्या गलत है, क्या ये कोई नशेड़ी है। तभी उसकी नज़र माउंट ऑसेट के सिंबल पर पड़ती है। वो बोलता है कि अब मुझसे ये मत कहना, ये बच्चा भी माउंट ऑसेट का डिसाइपल है। चुनमिंग बोलता है, ये आजकल के बच्चे भी ना मैनर्स के बारे में कुछ नहीं जानते। वो चिल्लाकर बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया नहीं, किसी के भी नाम को पूछने से पहले अपने नाम को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, आखिर तू है कौन। तभी वहां पर जोग्युल और चुनबाई आकर उसे पकड़ लेते हैं। वो यंग मास्टर से बोलते हैं कि हमें माफ करना, ये बच्चा चुनमिंग नशे की हालत में ऐसे ही बड़बड़ाए जा रहा है। यंग मास्टर तो चुनमिंग नाम सुनकर हैरान हो गया होता है। वो बोलता है, अब मुझसे ये मत कहना कि ये बच्चा माउंट ऑसेट का डिवाइन ड्रैगन है। जोगिल के फादर भी सोचते हैं, माउंट ऑसेट का डिवाइन ड्रैगन, क्या ये बंदा सच में माउंट ऑसेट का डिवाइन ड्रैगन है। हम देखते हैं कि चुनमिंग अब भी अपने साथियों से बोल रहा होता है कि मुझे छोड़ो, वो बच्चा मुझे बुला रहा है। जोग्युल बोलता है कि नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत सुन लिया, जल्दी से अंदर चलो, यहाँ पर कोई भी तुम्हें नहीं बुला रहा। लेकिन अब चुनमिंग कहाँ सुनने वाला था। वो उन दोनों को साइड कर वापस से यंग मास्टर के सामने आ खड़ा होता है। इस बारी यंग मास्टर बड़ी ही सलीके से ग्रीट करते हुए बोलता है कि मेरा नाम टैंग जॉन है और मैं टैंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। चुनमिंग बोलता है, क्या सिचुआन की टैंग फैमिली, मैं जिन टैंग फैमिली के लोगों को जानता हूँ वो बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं। वो तुम्हारी तरह देर रात गए लोगों के घरों के सामने जाकर के तमाशा खड़ा नहीं करते। लाना तो मैं जितने भी टैंग फैमिली के मेंबर्स को जानता हूँ वो सभी मर चुके हैं। पता नहीं कौन से बेवकूफ लोग अब भी उनके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चुनमिंग को इतनी आग उगलता देख जोगिल जल्दी से उसके मुंह को बंद करवाता है। वो बोलता है कि कमीने, क्या तू यहाँ पर एक जंग को स्टार्ट करना चाहता है। चुनबाइक एक और बार माफी मांगते हुए बोलता है कि हमें माफ करना, जरा वो हमारा प्लेयर नशे की हालत में कुछ ज्यादा ही धुत हो चुका है। वो फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि मैं माउंट ऑसेट से चुनबाइक हूँ।
वो यंग मास्टर बोलता है कि अच्छा तो तुम जरूर राइटियस प्लम ब्लॉसम सॉर्ड होंगे जिसने के वुडॉन्ग सेट के सॉर्ड ड्रैगन को हराया था। चुनबाइक बोलता है कि नहीं नहीं, मैं इतनी रिस्पेक्ट भी डिजर्व नहीं करता। यंग मास्टर सोचता है कि चलो भाई, यहाँ पर कोई तो ऐसा है जिससे कि मैं बात कर सकता हूँ। फिर बोलता है कि देखो, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे सुन लिया होगा, इसलिए मैं रिपीट करने में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। तुम्हारे क्लैन के डिसाइपल जोग्युल के साथ हमारे टैंक क्लैन की पुरानी हिस्ट्री है, इसलिए मैं उससे मिलकर उसकी स्किल्स को टेस्ट करना चाहता हूँ। ये देखना चाहता हूँ कि आखिर उसने माउंट अर्साइक में क्या कुछ लर्न किया है। सुनबैक उसे देख सोचता है कि यार ये बंदा किसी इंपीरियल फैमिली से बिलोंग नहीं करता, लेकिन फिर भी ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि कोई प्रिंस हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि चेंगडू में टैंक क्लैन वाले बिल्कुल ऐसे रूल करते हैं जैसे कि वो यहाँ के किंग्स हो। अब अगर इस मैटर को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं किया गया तो फिर जोग्युल और उसकी फैमिली को बहुत ही बड़ा प्राइस चुकाना पड़ सकता है। तभी वहां पर हमारा जोग्युल एंट्री लेता है। वो बोलता है कि मैं इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करूंगा। चुनबाइक धीरे से उसके कान में बोलता है कि यार मुझे यहाँ पर क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं ये लोग हमारी तरफ इतने ज्यादा हॉस्टाइल क्यों है। जोग्युल बताता है कि यार ये सब कुछ हमारे माउंट आर्साइड के फेमस होने और मेरे किसी दूसरे क्लैन को ज्वाइन करने की वजह से हो रहा है। अब जबकि मैंने इनके क्लैन को ज्वाइन ना करते हुए किसी दूसरे फेमस क्लैन को ज्वाइन किया था, इसीलिए ये लोग मुझे यहाँ आकर नीचा दिखाना चाहते हैं, ताकि दूसरे लोग जो कि मेरी तरह किसी दूसरे क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल ले। चुनबाइक बोलता है, क्या तुम सच में सीरियस हो? क्या सच में लोग इतनी छोटी बातों पर भी इतना बड़ा बवाल मचाते हैं? जोग्युल बोलता है कि हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। वो बोलता है कि अगर आप इस मैटर में इन्वॉल्व होते हो तो फिर माउंट ऑर्सैक भी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, इसलिए मुझे इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने दे। सुनबाइक थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है कि ठीक है, मुझे जरा 1 मिनट देना। वो यंग मास्टर से पूछता है कि मुझे ये बताओ, क्या फिर तुम हमारे बंदे की स्किल्स को किस तरीके से चेक करोगे? यंग मास्टर बोलता है कि ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, हम उसके साथ एक सिंपल स्पैरिंग मैच करेंगे। और मैं तुमको ये बता दूं कि ये टैंक लाइन का मामला है, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इससे दूर ही रहो। सुनबाइक बोलता है कि हाँ, वैसे भी हमारे माउंट वासाइड का इस बीच पड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब जबकि तुम हमारे सेट के बंदे की स्किल्स को चेक करना ही चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी स्किल्स को प्रूव करना होगा। यंग मास्टर बोलता है, अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? सुनबाइक बोलता है कि सिंपल, अगर तुम हमारे सेट के डिसाइपल की स्किल्स को चेक करना चाहते हो तो फिर तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम ऐसा करने के लायक हो। अदरवाइज हम तुम्हें अपने डिसाइपल की एक फिंगर को भी टच नहीं करने देंगे। एक बात ध्यान में रखना कि ये माउंट और सेट का मैटर है। अब ये सुन वहाँ मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। चुनम्युंग तो पड़े पड़े खुश हो रहा होता है क्योंकि वो तो यही चाहता था। वो बोलता है कि जरा देखो इस बंदे को, ये वही बंदा है जो कि कुछ टाइम पहले मुझे सिचुआन में प्रॉब्लम ना खड़ी करने के लिए लेक्चर दे रहा था। अब यहाँ पर टैंक क्लैन के डिसाइपल्स की तो बहुत ही बेकार बेइज्जती हुई होती है, क्योंकि चुनबाइक ने उनसे सीधे कह दिया होता है कि भाई तुम्हें पहले ये प्रूफ करना होगा कि तुम हमारे डिसाइपल से फाइट करने के लायक हो। यंग मास्टर बोलता है, मैंने तो सोचा था कि माउंट ऑर्सैक काफी इनक्रेडिबल होगा, लेकिन ये सोचना कि वो सिर्फ अपने एक सिंगल डिसाइपल को प्रोटेक्ट करने के लिए टैंक क्लैन के रास्ते में आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इसके कॉन्सिक्वेंस को भुगतने के लिए तैयार होंगे। चुनबाइक बोलता है, माउंट ऑर्सैक कभी भी अपने डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करते वक्त कॉन्सिक्वेंस के ऊपर ध्यान नहीं देता, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज क्लियर होती है। लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि टैंक क्लैन के मामले में ऐसी बात नहीं है। भले ही ये मैटर छोटा हो या बड़ा, हमारी साइड का कोई भी डिसाइपल इस पर ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि माउंट और साइड कुछ है ही इस तरह का। लेकिन हमारे जोंग और ईसीएल बोल रहे होते हैं कि भाई पूरा माउंट और साइड तुम्हें डेफिनेटली ब्लेम करने वाला है। मगर हमारा चुनयुंग चीयरअप करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, चलते रहो, मुझे तो आज बहुत ही बढ़िया पिक्चर देखने को मिलेंगी। सुनबाइक सोचता है कि यार मैं इन लोगों का करूँ तो करूँ क्या, ये इतनी सीरियस सिचुएशन में भी चुप नहीं बैठते। तभी चुनम्युंग बोलता है कि हे सीनियर, आखिर तुम क्यों इस मैटर में इन्वॉल्व होने का ट्राई कर रहे हो? ये मैटर तो जोग्युल का है ना। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर कूल बनना चाहते हो, लेकिन ये टाइम हमारे जोग्युल के चमकने का है। चुनबाइक सोचता है कि भाई ये बंदा टैंकलैन को समझता क्या है। टैंकलैन हिडन वेपन और पॉइजन का यूज करने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। अगर यहाँ पर जोग्युल से एक छोटी सी भी गलती होती है तो फिर उसकी जान जाने का खतरा है। क्या ये सच में ये सब कुछ जानने के बाद भी जोग्युल को फाइट करवाना चाहता है? चुनमिंग बोलता है कि तुम उसकी फिक्र ना करो। वो हमें बताता है कि यार शेर हमेशा से ही अपने बच्चों को पहाड़ की चोटी पर से नीचे फेंकते हैं। लोग अक्सर उनके इस अंदाज को समझ नहीं पाते, लेकिन मुझे सॉर्ड ग्रेवयार्ड में जाने के बाद ये समझ आया है। अगर हम किसी इंसान को अपना करीबी मानकर उसे हर वक्त प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो फिर ऐसा करके हम उससे उसके ग्रो होने के चांसेस को छीन लेते हैं। वो चुनबाइक से बोलता है, हे क्या तुम हमारे जोगिल को इतना ज्यादा वीक समझते हो? उस पर भरोसा रखो, वो नहीं हारने वाला।
मैंने उसे बहुत ही हार्ड तरीके से ट्रेन करवाया है। चुनबाइक बोलता है कि हाँ हाँ, ये बात तो 100% सही है। फिर वो लोग जोगियल से पूछते हैं कि बताओ भाई, क्या तुम इस बात को लेकर एग्री करते हो? जोगियल सोचता है कि यार, अगर चुनमिंग इस मामले में इंटर करता है तो ये बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आखिर कब तक हम इसके पीछे छुपे रहेंगे? इससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं होने वाली। वैसे भी मैं इसके ऊपर और ज्यादा बर्डन नहीं बनना चाहता। मैं ये जानता हूँ कि मैं पावर के मामले में अपने साथियों के बराबर नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर थोड़ी क्यों ना हो, मैं उनकी मदद कर पाऊँ। वैसे भी ये मैटर मेरे और टैंक क्लैन के बीच है, तो फिर इसे मुझे ही रिजॉल्व करना होगा। वो अपने सीनियर से बोलता है कि मैं जानता हूँ आप मेरी फिक्र करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसे कि मुझे ही करना होगा। चुनबाइक पूछता है, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो? जोगिल हंसते हुए बोलता है कि हाँ, आखिरकार मैं भी तो माउंट और सेट का ही डिसाइपल हूँ। चुनबाइक वहां से हटते हुए बोलता है कि ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक। अब जोगिल यंग मास्टर के सामने आ खड़ा होता है। वो उनसे बोलता है कि लो भाई, तुम मेरी स्किल्स को चेक करना चाहते थे ना, तो लो कर लो। यंग मास्टर भी अपने डीप लेदर के बने हुए हैंड ग्लव्स को पहन लेते हैं, जिसे कि भाई पॉइजन यूज करने से पहले पहना जाता है। अब हमारे जोगिल के फादर ये देख काफी घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं कि यंग मास्टर आज काफी गुस्से में हैं। वो हमारे जोगिल पर बिल्कुल भी मर्सी शो नहीं करेंगे। मुझे कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। लेकिन हमारा जोगिल उन्हें रोक लेता है। वो बोलता है कि फादर, इतनी आखिरी बार आप मुझ पर ट्रस्ट करें। अब उसके फादर ना चाहते हुए भी चुप हो जाते हैं। जोगिल बोलता है कि मैं जब से चेंगडू में पैदा हुआ हूँ, तब से मैंने टैंक क्लैन का नाम काफी सुना है। हमेशा से मुझे ऐसा फील होता था कि टैंक क्लैन हेवन के बराबर है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। उन लोगों को भी ये जानना होगा कि अब मैं माउंट ऑसाइड का डिसाइपल हूँ, और ये बात मैं उन्हें अपनी स्वॉर्ड के साथ प्रूव करूंगा। अब वो दोनों भी एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वहां खड़ा टैंक क्लैन का एक डिसाइपल बोलता है कि यंग मास्टर, आपको इतने छोटे से मैटर में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी माउंट ऑसाइड की राइटियस प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होने वाली। यंग मास्टर बोलते हैं कि ठीक है, फिर उस जोगिल पर बिल्कुल भी मर्सी शो मत करना। अब वो डिसाइपल और जोगिल एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पर वो डिसाइपल जोगिल को ग्रीट करता है। जोगिल बोलता है कि इस बंदे ने अपने कपड़े में कोई ना कोई हिडन वेपन को छुपाया है। हम देखते हैं कि वो डिसाइपल अपने हिडन वेपन्स के साथ जोगिल पर अटैक करता है, जो कि बड़ी स्पीड से जोगिल की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। वो बोलता है कि यार, ये तो कई सारी पॉइजनस नीडल्स है। फिर अपने एक अटैक के साथ ही उन सभी को साइड कर देता है, और फिर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हुए अपनी शॉट से उस डिसाइपल की गर्दन पर अटैक करता है, जिस वजह से वो डिसाइपल एक चबूतरे से जा टकराता है। हम देखते हैं कि जोगिल ने अपने एक सिंगल अटैक के साथ टैंक फैमिली के डिसाइपल की छुट्टी कर दी होती है। वहां मौजूद किसी ने भी इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया होता। जोगिल हंसते हुए यंग मास्टर से बोलता है कि बताओ भाई, नेक्स्ट कौन है? यंग मास्टर तो ये सोच में पड़ गया होता है कि भाई अभी मैंने ये क्या देख लिया। वो बताता है कि भाई अभी जिस बंदे ने फाइट किया था, वो भी टैंक क्लैन के पैट्रियार्च का एक बेटा है। उसने भी टैंक क्लैन की हिडन टेक्निक्स को लर्न किया था। भले ही वो हम लोगों जितना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इतना भी वीक नहीं है कि एक सिंगल मूव में हार जाए। अब हमारा जोगिल तो खुश होकर के काफी फ्लैक्स मार रहा होता है। तभी साइड से चुनमिंग उसकी मजा लेते हुए बोलता है कि नेक्स्ट। जोगिल जब उस तरफ देखता है तो चुनमिंग बोलता है कि जरा देखो इस बच्चे को, कितना कूल होने की एक्टिंग कर रहा है। बेचारा जोगिल तो अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो गया होता है। चुनमिंग अब भी उसकी मजा लेते हुए नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा होता है। अब इन सब से बचने के लिए जोगिल यंग मास्टर से बोलता है कि जल्दी से दूसरे को भेजो, मगर यंग मास्टर बोलते हैं कि नहीं, इस बार मैं खुद तुमसे फाइट करूंगा। वो जोगिल को सावधान करते हुए बोलता है कि मैं अपने भाइयों से डिफरेंट हूँ, तो थोड़ा संभल कर रहना। जोगिल भी सोचता है कि हाँ, मैं इसके अंदर से एक स्ट्रांग ऑरा को फील कर पा रहा हूँ। ये वुडोंग सेट के सेकंड क्लास डिसाइपल से काफी स्ट्रांग है। हो सकता है कि ये उनके शॉर्ट ड्रैगन के इक्वल हो। यानी कि अब मुझे इसे डिफीट करने के लिए अपने सीनियर चुनबाइक जैसी स्किल्स को शो करवाना होगा। अब यंग मास्टर भी जोगिल को इतने कंसंट्रेशन में देख उसे एडमायर करता है। फिर वो उस पर अपने 3 डैगर्स के साथ अटैक करता है, जिसे कि जोगिल बड़ी मुश्किल के साथ डॉज करता है। वो बोलता है कि इन डैगर्स की स्पीड हद से ज्यादा है, मुझे तो इन्हें डिफ्लेक्ट करने का टाइम भी नहीं मिल रहा। फिर वो उन्हें बड़ी क्लोज डिस्टेंस के साथ डॉज करता है, लेकिन ये देख यंग मास्टर और कुछ डैगर्स के साथ उस पर अटैक कर देता है। जोगिल बोलता है कि ये क्या है, इस बंदे की एक्यूरेसी और स्पीड तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है। ये सच में स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। मगर फिर भी वो उन डैगर्स की तरफ बढ़ने लगता है। उसे चुनमियों के जरिए कराई हुई ट्रेनिंग याद आ रही होती है। वो बोलता है कि क्या हुआ, अगर मेरा अपोनेंट स्ट्रांग है तो मेरे पास भी प्लम ब्लॉसम है। हम देखते हैं कि उसने फर्स्ट टाइम बैटल के दौरान अपने प्लम ब्लॉसम्स को ब्लूम किया होता है, जिसे देख चुनमिंग मुस्कुराने लगता है। अब जोग्युल अपनी शॉट का यूज करते हुए उन सभी के सभी डैगर्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। वो खुश होते हुए बोलता है कि हाँ, मैंने कर दिखाया, लेकिन कुछ देखकर उसकी खुशी गायब हो जाती है।
क्योंकि हम देखते हैं कि अब भी एक डैगर यंग मास्टर के पास मौजूद होता है जिसे कि वो कामेहामेहा की तरह चार्ज कर रहा होता है। अब हमें टैंक क्लैन की इस टेक्निक के बारे में बताया जाता है जिसे हिडन डैगर टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक के अंदर 11 डैगर्स का यूज होता है। इन सभी डैगर्स की मूवमेंट इररिलेवेंट होती है जिस वजह से अपोनेंट ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता कि कौन सा डैगर किधर से आएगा। अब हम देखते हैं कि यंग मास्टर उस लास्ट डैगर को बड़े ही कूल से अंदाज में लॉन्च करता है जिसे स्लोमो में देखने पर हमें पता चलता है कि वो सीधे ही हमारे जोगिल की तरफ ही बढ़ रहा है। जोगिल उसे देख बोलता है कि नहीं, मैं हवा में होने की वजह से इसे डॉज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उस डैगर को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि वो डैगर उसकी गर्दन को टच होकर निकलता है। जोगिल अपने बैलेंस को संभालते हुए सीधे ही यंग मास्टर पर अटैक कर देता है। अब यंग मास्टर ने तो अपने सारे मूव चल दिए होते हैं, इसलिए अब वो खड़े होने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जोगिल ने अपनी शॉट को यंग मास्टर के गले के आर पार कर दिया है। लेकिन फिर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो शॉट तो यंग मास्टर के बालों के आर पार हुई है। जोगिल मुस्कुराते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, मैं जीत गया। यंग मास्टर उदास होते हुए बोलते हैं कि हाँ, ये तुम्हारी जीत है, मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। अब हम जोगिल के फादर को देखते हैं जो कि अपने बच्चे पर प्राउड फील करते हुए बोलते हैं कि यार, क्या सच में मेरा बेटा जीत गया। मैं जानता था कि मेरा बेटा शॉट चलाने में टैलेंटेड है, लेकिन उसका टैलेंट इतना ज़्यादा भी खास नहीं था, यानी कि ये सिर्फ एवरेज लोगों से थोड़ा सा ऊपर था। ये सोचना कि वो एक दिन टैंक क्लैन के खिलाफ जीत जाएगा, ये तो बिल्कुल ही अनइमेजिनेबल है भाई। ये सब कुछ तो हमारे वेनरेबल चुनमुन की कृपा है। तो इस पार्ट के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा जोगिल अचानक से बेहोश हो जाता है। अब ये बेहोश एनर्जी एग्जॉशन की वजह से हुआ है या फिर पॉइजन के, ये तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यारो, आज का ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। मुझे कमेंट में ये बताना मत भूलना कि आज का एपिसोड आप सभी लोगों को कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले 4 से 5 दिन में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। गुड बाय, टेक केयर।